नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेन पेज के आर्टिकल्स देखेंगे, जिनमें सबसे पहला आर्टिकल है वैकेंसीज इन आईएएस। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि वैकेंसीज जो रहती हैं आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, उनका क्या ट्रेंड रहा है जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से लेके अभी तक, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। दूसरा हम देखेंगे आर्टिकल वो रहेगा कि श्रीलंका से जो माइग्रेंट्स रिफ्यूजीज़ हैं वो तमिलनाडु में फिर से आने शुरू हो गए हैं, और अब की बार जो कारण है वो वॉर नहीं है, लड़ाई नहीं है, वहाँ पर इकोनॉमिक हार्डशिप है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो दो आर्टिकल से देखते हैं इनको। अभी देखो, पार्लियामेंट का जो बजट सेशन चल रहा है, इसमें जब क्वेश्चन आंसर हुए तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पीएमओ एंड पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, जिनका नाम है आप सब जितेंद्र सिंह, ठीक है, तो उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 5,231 इंडिविजुअल ऑफिसर्स हैं वो काम कर रहे हैं, जबकि टोटल जो स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ, वो है 6,746। तो इसका मतलब वैकेंसी कितनी चल रही है? 1,515 वैकेंसीज, 22.45% की रेट से, ठीक है। तो ये चीज़ अपने आप में शो करता है कि हमारे यहाँ पर वैकेंसीज अभी लगभग कितनी चल रही हैं। साथ में आप ये भी देख सकते हो कि इन 5,231 आईएएस ऑफिसर्स हैं ना, इनमें से 3,787 तो हैं जिनको सिविल सर्विसेज के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूट किया गया है, और बचे हुए 1,444 जो ऑफिसर्स हैं वो प्रोमोटीज़ हैं। प्रोमोटीज़ का मतलब या तो वो स्टेट पीएससी एग्ज़ाम क्रैक करके फिर बाद में पहले स्टेट सर्विसेज में काम किया, फिर उनका प्रमोशन होते हुए आईएएस बने, या फिर वो नॉन एससीएस हैं, दैट मीन्स स्टेट सर्विसेज में ना काम करने वाले पर फिर भी उनको आईएएस अभी बनाया हुआ है, वो लोग हैं। तो ओवरऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और इनडायरेक्ट जो अपॉइंटमेंट है आईएएस का, उसका हमने रेशियो देखा। तो ऐसे में डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पब्लिक ग्रीवांस लॉ जस्टिस, दैट मीन्स कि पार्लियामेंट्री एक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, जिसका मेन काम था पब्लिक ग्रीवांस एंड लॉ एंड जस्टिस से संबंधित, तो उन्होंने 112वीं अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की। और इस कमेटी को चेयर कौन कर रहा था? सुशील कुमार मोदी। ये भी देखो राज्यसभा में बीजेपी के ही एमपी है। तो इन्होंने अपनी तरफ से बताया कि जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें जितना पोजीशन पे डिप्लॉयड ऑफिसर्स हैं, उनमें गैप अभी तक भी हमारे 22% से ज़्यादा मेंटेन्ड है। और इसमें आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे वैकेंसीज़ हैं आईएएस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं आईएएस में, तो वो है 104 यूपी कैडर में। इसके अलावा बिहार कैडर की बात भी करें तो वहाँ पर भी लगभग 94 वैकेंसीज़ हैं, और एजीएमयूटी कैडर जो है उसमें 87 कैडर है। तो देखो मतलब 87 वैकेंसीज़ हैं। देखो हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब भी सिविल सर्वेंट्स की अपॉइंटमेंट होती है ना, तो उनके लिए आपको पता है, एक तो आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी आईएएस के लिए, उसमें प्रीलिम्स देने के बाद मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद में उनको लबासना लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, लबासना में आप जाते हो, वहाँ नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए आप वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाते हो। फिर ट्रेनिंग के बाद में आपका अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब अपॉइंटमेंट करने से पहले आपसे आपकी चॉइस पूछी जाती है। तो पहले तो क्या होता था, स्टेट वाइज इस तरीके से होता है, लगभग 26 कैडर्स में डिवीज़न हुआ करता था, मतलब छोटे बड़े स्टेट्स को मिलाकर के टोटल 26 कैटेगरीज में स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाता था, और वो आप अपने हिसाब से उन 26 कैटेगरीज में चॉइस फिल कर सकते थे, और आपकी जो रैंक फाइनलाइज होती वहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट हो जाता। फिर उसके बाद में अभी पिछले कुछ सालों में अभी क्या कर दिया है कि ग्रुपिंग कर दी गई है स्टेट्स की, और इनको जोन वाइज डिक्लेयर कर दिया, जोन 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, ठीक है। अब इनमें क्या है कि हर एक जोन में 4 से 5 स्टेट्स को मेंशन किया हुआ है। जैसे अगर जोन 1 की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, या फिर इधर देख सकते हो उत्तराखंड आ जाएगा, हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया, ये 4-5 स्टेट मिलकर के जोन 1 बनाते हैं। तो इस जोन 1 में जिस बंदे को आईएएस के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा ना, अब उस बंदे का ट्रांसफ़र इन स्टेट्स में से किसी भी स्टेट में हो सकता है। कैडर का मतलब ये होता है कि आपको एक बार अपॉइंटमेंट दे दिया ना, तो आपको सर्विसेज जो देनी होंगी उस पर्टिकुलर एरिया में, उस कैडर के एरिया में ही देनी होती है। तो अब क्या है, जोन वाइज डिक्लेयर कर दिया। तो अब जैसे एक आईएएस ऑफिसर राजस्थान में डिप्लॉयड है, तो उसको अगर जम्मू कश्मीर में भेजा जाए तो भेजा जा सकता है। तो इस तरीके के प्रोविज़न अभी लेटेस्ट किए गए हैं। तो कैडर एक तरीके से कैटेगराइजेशन होता है, जिसमें कैटेगराइजेशन नहीं, रीजन वाइज आप डिक्लेयर करते हो, एरिया वाइज, कि हाँ भाई इस एरिया में आपकी सर्विसेज रहेगी, ठीक है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि वैकेंसीज हमारे यहाँ पर अच्छी खासी बनी हुई है। तो क्या ये वैकेंसी अभी से होने लगी है? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में 1951 में 957 सैंक्शन स्ट्रेंथ थी, ठीक है ना। 957 ऑफिसर्स थे, उनमें से 336 तो देखो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज के थ्रू आते थे, और टोटल जो स्ट्रेंथ जो सैंक्शन थी ना वो थी 1233। तो आप देख लो कि कितनी ज़्यादा वैकेंसी थी। 1233 में से 957 ऑफिसर्स थे, इसका मतलब वैकेंसी होगी 275 की। तो उस टाइम पर भी 22.32% की वैकेंसी चल रही थी आईएएस में, जो कि अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसे में यूपीए गवर्नमेंट के जो 10 साल थे ना मनमोहन सिंह जी की सरकार के, उस टाइम पर तो देखो लगभग एवरेज 19% वैकेंसी रही, और जो एनडीए गवर्नमेंट अभी चल रही है जो पिछले 7 सालों से रूल कर रही है, इसके टाइम पे लगभग 22.58 22.5% तक की वैकेंसी अभी चल रही है। इसका मतलब वैकेंसी बहुत अच्छी खासी बनी रही है। एक टाइम आया था 2001 का, जब वैकेंसीज मिनिमम आई थी तब थी 0.79, मतलब जितनी वैकेंसी थी उनमें केवल 40, जितना भी सैंक्शन स्ट्रेंथ थी उसमें से केवल 44 सीट्स थी, वही खाली थी। मतलब वैकेंसी जो है वो वेरी करती रहती है। आप यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हो कि सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है और वैकेंसी कितनी रही है आईएएस सर्विसेज में। यहाँ पर आप देखो 1951 में 22.32, इसके अलावा 2001 में आप देख सकते हो सबसे कम 41 सीट्स ही वैकेंट रही थी। 44 बोला था मैंने, 41। इसके अलावा आप देख सकते हो हाईएस्ट जो वैकेंसीज थी वो 2012 में 28.87%, और अभी करंटली आप देखो तो अभी वैकेंसीज कितनी चल रही है 22.45। सैंक्शन स्ट्रेंथ है 6746, अपॉइंटमेंट इतने हो रखे हैं, खाली सीटें पड़ी हैं ये। तो इस तरीके से ये अभी डेटा रिलीज हुआ है। अब देखो बात ऐसी है कि अलग अलग एरिया में जो स्ट्रेंथ है या फिर जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है कि टोटल कितने आईएएस ऑफिसर्स होंगे, उनके लिए देखो टाइम टू टाइम ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए आप देख सकते हो कैडर रूल्स के बेसिस पे कैडर रिव्यू कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो एक वर्ड आ रहा है क्विनक्वेनियल, दैट मीन्स हर 5 साल में कैडर रिव्यू किया जाता है कि किस कैडर में कितनी अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, कितने सैंक्शन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इसमें ये जो कमेटी होती है ना कैडर रिव्यू कमेटी, इसको हेड किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, ठीक है। साथ में दूसरे जो मेंबर भी होते हैं इस कमेटी के, जिनमें सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, एक होता है सेक्रेटरी ऑफ एक्सपेंडिचर, एक होता है सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, और सीनियर मोस्ट सर्विस ऑफिसर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस कैडर को आप रिव्यू में ले रहे हो, जैसे यूपी कैडर को, बिहार कैडर को, तो उनका भी वहाँ से जो सीनियर ऑफिशियल्स होंगे ना आईएएस ऑफिसर्स, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इस कमेटी में होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रॉपर रिव्यू किया जाता है 5-5 साल में, और ये देखा जाता है कि कहीं पर मतलब सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे जितने भी कैडर हैं, यूपी कैडर, बिहार कैडर, केरला कैडर, जितने भी हैं, इनको एक साथ रिव्यू में नहीं लिया जाता है। इनमें रोटेशन बेसिस पे हर साल कुछ कैडर्स को पिक किया जाता है। जैसे 2020-21 का एग्जांपल हम ले तो 2020-21 में रिव्यू किसको किया गया था, यूपी और बिहार कैडर को, कि यहाँ पर कितना आईएएस ऑफिसर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितनी वैकेंसीज अभी चल रही है, और अभी जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने हैं उन एग्ज़ाम्स में इन पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए हमें कितना आईएएस ऑफिसर्स को रिक्रूट करना है, वो सारा। तो ऐसे फेज़ बाई फेज़ चलता है। अब यूपी बिहार का हो जाएगा, फिर उसके बाद में 21-22 का जो साल था उसमें कुछ दूसरे कैडर को उठा लिया, फिर 22-23 के में किसी और कैडर को। तो ऐसे ये रिव्यू करती रहती है ये कमेटी, ठीक है। और साथ में आईएएस ऑफिसर का जिस तरीके से कैडर रिव्यू होता है, वैसा ही आईपीएस ऑफिसर्स का भी होता है कि भाई कितना हमें ज़रूरत है सैंक्शन स्ट्रेंथ की और कितनी वैकेंसीज चल रही है। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक बीएस बासवान कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जिनका ये कहना था कि एक कैडर में 180 सैंक्शन स्ट्रेंथ से ज़्यादा सैंक्शन स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है, मतलब ओवरऑल ये बताया जा रहा है एक कैडर की बजाय कि जब भी आईएएस ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है ना, मतलब जब भी एग्ज़ाम करवाया जाए, तो हर एक एग्ज़ाम में 180 से ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात इन्होंने बोली थी बीएस बासवान कमेटी ने। इसके पीछे कारण क्या था, पहली चीज़ कि अगर हम 180 से ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स को अगर रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं, तो बोले एक तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। दूसरी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो लबासना है, वहाँ की कैपेसिटी भी बोलो 180 के लगभग, ये 180 के अंदर अंदर ही आप अगर वहाँ पर ट्रेनिंग को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो बोलो वो कैपेसिटी भी यूटिलाइज हो पाएगी। नहीं तो ज़्यादा अगर मेंबर कैंडिडेट्स को भेज दोगे तो वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग के व्यवस्था हमारे पास में नहीं है। फिर तीसरी ये कि आईएएस ऑफिसर्स जो हैं
उनको आप ट्रेनिंग देते हो जिससे कि वो लॉन्ग टर्म में देश के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन का और टॉप लेवल पे डिसीजन मेकिंग का काम भी कर पाएं, तो उनके हिसाब से उनको ट्रेनिंग देनी होती है। तो इस केस में ये तीनों कंडीशंस रखते हुए बीएस बासवान कमेटी ने क्या कहा कि जब भी एग्जाम आप कंडक्ट कराओ तो उन एग्जाम में जो क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हो उनमें से 180 इंडिविजुअल्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आईएएस ऑफिसर्स के, अगर नंबर्स की हम बात करें एक एग्जाम पास होने के लिए। फिर बासवान कमेटी ने यह भी बोला कि अगर कहीं पे वैकेंसी ज़्यादा रहती है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आईएएस ऑफिसर्स की ज़रूरत है, तो बोला स्टेट से डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ऑफिसर्स हैं उनको बुला लेना चाहिए। अभी आपको पता है ना कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज हैं, या आप कह सकते हो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उनमें यूनिलैटरली कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें यह था कि स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से लिस्ट पकड़ा देगी और बोल देगी कि हाँ जी इतने बंदों को हमारे यहाँ पर भेज दो, जिससे कि हमारे यहाँ पर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली हो सके। पर जैसा कि हमने देखा कि स्टेट्स भी अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन कर देते हैं। उनका ये कहना रहता है कि हमारे पास में आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर्स की पहले ही कमी है, और बच्चे कुछ टाइम के लिए अगर आप हमारे पास में जितने भी नंबर्स में कमी है उसके बावजूद भी आप हमारे से ये ऑफिसर्स को यहाँ से डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ले जाओगे, तो बोला हमारे लिए फिर ठीक बात नहीं होगी। ठीक है, सुशील मोदी जी के द्वारा लीड की हुई ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इन्होंने भी ये कहा है कि ब्यूरोक्रेसी डेफिसिट का सामना कर रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट्स में आईएएस ऑफिसर्स के नंबर्स की अगर बात करें तो जितना एडिक्वेट नंबर्स में होना चाहिए उतना रिप्रेजेंटेशन या उतने नंबर्स में अभी है नहीं। साथ में आईएएस ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज हैं उनको फुलफिल करने की बात भी कही गई है, और आईएएस ऑफिसर की रिक्रूटमेंट को भी इनटेक, दैट मीन्स कि जो 180 की लिमिट है उस लिमिट को भी एक बार रिव्यू करने की बात तक कही गई है पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। बासवान कमेटी ने जो बोला वो तो देख ही लिया हमने, बाकी पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है उसकी बात अभी हम कर रहे हैं। ओके, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपको पता ही है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होती है हर साल, जिसमें से 180 आईएएस ऑफिसर अधिकतम 180 आईएएस ऑफिसर को सेलेक्ट किया जाता है। बाकी जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो स्टेट सिविल सर्विसेज, जैसे अगर आप यूपी से हो तो यूपी पीएससी से जो रिक्रूटेड इंडिविजुअल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के, उन लोगों को फिर प्रमोट किया जाता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं आईएएस में। या फिर नॉन एससीएस, मतलब जो सिविल सर्विसेज से कनेक्टेड नहीं है पर उनके पास में एक्सपर्टाइज है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको भी फिर इंडक्ट कर लिया जाता है। और इसमें देखो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि स्टेट सर्विसेज के थ्रू जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं ना प्रमोशन के बाद में, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें यूपीएससी जो है वो स्टेट सिलेक्शन कमेटी के साथ में लगातार मीटिंग करती रहती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्शन कमेटी और यूपीएससी ये बैठ करके कंटिन्यूसली इनका तो देखो प्रमोशन जो होना होता है वो होता रहता है, बट मेन जो पॉइंट है वो है कि जिन इंडिविजुअल्स को रिक्रूट किया जाता है वो रिक्रूटमेंट के लिए हमें नंबर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है क्या, वो वाली बात हो जाती है। फिर देखो शॉर्टेज की अगर बात करें इम्पैक्ट में, तो हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएएस ऑफिसर्स को मिलती है, जिनमें एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जब शुरू में एक इंडिविजुअल को डीएम या फिर डीसी की रोल दी जाती है तो रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का भी काम हो गया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना भी हो गया, ये सारे काम करने के होते हैं। इसके आगे अगर उससे अपर लेवल पे जाए, सीनियर लेवल पे जाए, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और डिसीजन मेकिंग में भी मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं ये आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं। तो वैसे ऑल इंडिया सर्विसेज में आपको पता है आईएएस आईपीएस आईएफएस आते हैं, तो इनको लेकर के अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इनका जो डेपुटेशन होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो होना होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है शुरुआत में, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग कंप्लीट करवाने के लिए ज़रूरत पड़ती है इन ऑल इंडिया सर्विस जो सर्विस ऑफिसर्स हैं उनकी। तो ऐसे में डेपुटेशन के लिए जो आईएएस कैडर रूल और आईपीएस कैडर रूल इनमें चेंजेस जो आए थे उसको लेकर के आपको पता है कितना डिस्प्यूट अभी पीछे हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो बात ऐसी है कि सेंट्रल डेपुटेशन पे भी ऑफिसर्स की ज़रूरत है, स्टेट्स में भी अगर देखें तो इतने एडिक्वेट नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स नहीं है, तो इस केस में जो वैकेंसीज है उनको फुलफिल करने की यहाँ पर डिमांड उठ रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है श्रीलंका से रिफ्यूजीज हैं वो इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी 22 मार्च की बात है जब 16 श्रीलंकन तमिल्स हैं वो आइलैंड कंट्री को छोड़ करके, और जो पाक स्ट्रेट है, अगर हम इंडिया को देखें और श्रीलंका की लोकेशन देखें तो दोनों के बीच में एक शैलो वाटर बॉडी है जो कनेक्ट करती है इधर बे ऑफ बंगाल को, इधर गल्फ ऑफ मन्नार को, और डिवाइड करती है इंडिया को, श्रीलंका से सेपरेट करती है। इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए और वो लोग पहुंच गए कहाँ पे,
इंडिया के तमिलनाडु में। इसके पीछे कारण क्या है? कोई लड़ाई नहीं है पीछे अभी तक। मतलब इस टाइम को लेकर के पहले जितने भी माइग्रेशंस हुए हैं ना, या रिफ्यूजी क्राइसिस आए हैं श्रीलंका से, वो मेनली वॉर इंड्यूस थे। अब की बार इकोनॉमिक रिफ्यूजीज हैं। जैसा को पहले तो ईस्टर अटैक हुआ था, ईस्टर के दिन अटैक हुआ था वहाँ पे चर्च में श्रीलंका में, तो इस वजह से वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के चलते टूरिज्म रुक गया था। फिर दूसरा जो इंसिडेंट था वो कोविड का था। अब तीसरा, जिस तरीके से यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इसकी वजह से भी इंटरनेशनल इश्यूज बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन को बिगाड़ चुके हैं। क्रूड ऑयल का भाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है अभी श्रीलंका। तो वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस ज़बरदस्त हो रहा है। इस केस में इन्फ्लेशन महंगा हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो लोग जो हैं वो मजबूरन अपने घरों को छोड़ने के लिए आतुर हो गए कि कैसे भी करके निकलो यहाँ से। ठीक है, तो तमिलनाडु नेचुरल डेस्टिनेशन के तरीके से देखा जाता है। कारण क्या है कि श्रीलंका के बिल्कुल पास में अगर कोई लोकेटेड दूसरी कोई बड़ी बॉडी है ना, लैंड मास कोई है, तो वो इंडियन मेन लैंड मास ही है, जिसको वो 30 किलोमीटर की पार्क स्ट्रेट को क्रॉस करके पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसे में जो श्रीलंका का अगर आप मैप देखो तो इसमें ये जो एरिया है इधर वाला, ठीक है, नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वहां पर तामिल्स, एक तो इंडियन तामिल्स रहते हैं और श्रीलंकन तामिल्स भी रहते हैं। तो इंडियन तामिल्स तो देखो वो लोग हैं जो जिनके फोर फादर्स चाय के बागानों में काम करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा वहां ले जाए गए थे और वो वहीं सेटल हो गए। तो इन लोगों का तो देखो रिश्तेदारी, ये सारी चीजें रहती हैं। जबकि श्रीलंकन तामिल्स है ना, वो भी अपनी डिमांड को पूरा करवाने के चलते तमिलनाडु में ही आके शेल्टर लेते हैं। क्योंकि आपको इस चीज का आइडिया होगा, आपने थोड़ा बहुत जो सिविक्स की बुक है 10th क्लास वाली, वो आपने पढ़ी होगी कि मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट चला रखा है श्रीलंका में। क्योंकि वहां पर जो एथनिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेजोरिटी में है वहां के सिन्हलाज। अब सिन्हलाज है बुद्धिस्ट मेजोरिटी, दूसरी तरफ जो तामिल्स हैं, अब इनके एक तरफ तामिल्स हो गए, एक तरफ सिन्हलाज हो गए, और सिन्हलाज की मेजोरिटी को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया कि बुद्धिज्म ही यहाँ का रिलीजन हो गया, नेशनल रिलीजन हो गया, सिन्हला यहाँ की नेशनल लैंग्वेज हो गई। हर चीज़ में जो मेजोरिटी में कम्युनिटी है उसने अपनी पूरी सारी चीज़ें थोप दी माइनॉरिटीज़ पे, और लार्जेस्ट माइनॉरिटी है वहाँ पर श्रीलंकन तामिल्स, और फिर उसके बाद में इंडियन तामिल्स का नंबर आ जाता है। तो ऐसे में जो तामिल्स है ना, ये इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है कि हर चीज में सिन्हाला कम्युनिटी की बात ही हमारे ऊपर क्यों थोपी जाती है। तो इस वजह से इंटरनल स्ट्राइफ भी बहुत रहा था। ठीक है, बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी हुई थी। एक टाइम था 1970 से 1980 का दशक, उस टाइम पर लगभग 9.25 लाख के लगभग रिफ्यूजीज थे ना, वो श्रीलंका से निकल करके इंडिया में आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए, बातचीत हुई, पर जो इलीगल इमिग्रेशन जो श्रीलंका से होता था ना, वो बहुत ही ज्यादा अपने आप में तमिलनाडु की जमीन का यूज करना शुरू कर गया था। क्योंकि तमिलनाडु में आते, यहां पर उनकी ट्रेनिंग होती, और ट्रेनिंग के बाद में फिर वो वहां जाकर के और रिबेलियस एक्टिविटीज किया करते थे श्रीलंका सरकार को या श्रीलंकन सिस्टम को बिगाड़ने के लिए। तो ऐसे में हमारे और श्रीलंका के रिलेशंस में भी बहुत ऊंच नीच आती रहती है इन इश्यूज को लेकर के। ठीक है, तो 1991 में जब हमारे उस टाइम के मतलब राजीव गांधी जब अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए निकले हुए थे, ठीक है, तमिलनाडु में, तब उनको असैसिनेट भी करवा दिया गया था लिट्टे के द्वारा। ठीक है, ये लिट्टे कौन थे? जो तमिल माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, और ये इन्होंने 1991, मतलब इनकी लड़ाई शुरू हुई थी 1983 से, 1980 से, और कंटिन्यू हुई थी 2009 तक, जब इनका मेन लीडर, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है प्रभाकरन नाम से लीडर था, उसका जब तक असैसिनेशन नहीं हुआ तब तक लगातार ये तमिल रिबेलियंस ने श्रीलंका के नाक में दम कर रखा था। अब अगर हम इन रिफ्यूजीज की बात करें तो 1991 के बाद में जो तमिल रिफ्यूजीज तमिलनाडु में आके रुक रहे थे, ट्रेनिंग लेते थे, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि हमारे एक नेशनल लीडर का असैसिनेशन, उनको मार दिया गया था। तो ऐसे में हमारी भी अब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये चैलेंज बनने शुरू हो गए थे। अब आप देखो श्रीलंकन रिफ्यूजीज का जो फेज वाइज हम देखें तो एक तो देखो 1983 तक का फेज था, तब तक तो बहुत ज़्यादा तामिल्स हैं वो श्रीलंका को छोड़ करके इंडिया में आए। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो 1983 से लेकर के 1991 के बीच में वहां पर आने तो लग गए थे, पर रेगुलेटेड मैनर में आ रहे थे। फिर उसके बाद में
1991 का जो टाइम था ना, उसके बाद में रेगुलेशन और ज़्यादा टाइट कर दी गई थी कि अब श्रीलंकन तमिल्स जो हैं उनको हम इंडिया में नहीं आने देंगे, या फिर कैसे भी करके रोका जाएगा। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन किया गया था लिट्टे के द्वारा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां, मतलब एक तरीके से हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू बन गया था ये। ठीक है, अब लिट्टेज ने क्यों मारा था उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। वो ये कि 1987 में इंडिया ने अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी, ठीक है, आईपीकेपी, आईपीकेएफ। वो इंडियन मिलिट्री को हमने उतार दिया था श्रीलंकन जमीन पे। ये पहली बार था कि इंडिया ने अपनी फौज को कहीं दूसरे देश में लड़ने के लिए भेजा हो। ठीक है, रिजल्ट ये रहा। अब ये लड़ाई जो थी ये किसके खिलाफ थी? श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट देने के लिए। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कौन है? तामिल्स। और तामिल्स जब अगेंस्ट में हो गए, और उन तामिल्स का आना जाना इंडिया में रहता था, और उन्होंने फिर बाद में राजीव गांधी को मरवा दिया था। तो इस तरीके से जो लिट्टे थे ना, वो तामिल्स के फेवर में थे, श्रीलंकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे, और श्रीलंकन गवर्नमेंट का फेवर हमने कर दिया, क्योंकि जब 1987 की बात करें तो उस टाइम पर राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री थे, तो उनका असैसिनेशन होना बहुत बड़ा झटका था हमारे लिए। तो ऐसे में आइलैंड कंट्री से जो भी रिफ्यूजीज आते थे ना हमारे यहाँ पे, उनको हमने रोकना शुरू कर दिया। फिर आप देखते हो 2008-9 में आकर के ये युद्ध खत्म होता है, ठीक है ना, जहाँ पर जो मेन लीडर था लिट्टे का, प्रभाकरन, उसकी डेथ हो जाती है। तमिल रिफ्यूजीज के नंबर्स की बात करें तो आज के टाइम पे कोई कमी नहीं है। तमिल रिफ्यूजीज तमिलनाडु में अभी भी बहुत सारे रहते हैं, और उनमें लगभग यहाँ पर देख सकते हो 19,000 श्रीलंकन फैमिलीज रहती हैं तमिलनाडु में, जिनमें आप नंबर्स देखो इंडिविजुअल के तो लगभग 59,000 इंडिविजुअल्स रहते हैं, जिनमें 10,000 तो बच्चे भी हैं। 108 के लगभग रिफ्यूजी कैंप चला रखे हैं श्रीलंकन तमिल्स के लिए, और उनको टाइम टाइम पे सपोर्ट भी दिया जाता है कि कैसे भी करके भाई आप चलो ठीक है कंटिन्यू करते रहो। उनकी ज़िंदगी कैसी है? ज़िंदगी का सीन कुछ ऐसा है कि शुरू शुरू में तो इतना कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ तो है नहीं अभी भी, मतलब एक एक दो दो रूम के घरों में उनको रहना पड़ता है, इतना कोई डेवलपमेंटल पार्टिसिपेशन या डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं है। पर गवर्नमेंट फिर भी अपनी तरफ से बहुत कुछ उनको प्रोवाइड करती है, जैसे कोई त्यौहार आता है तो उस तरीके से। तमिलनाडु सरकार की तरफ से क्यू ब्रांच करके इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है, वो जो श्रीलंकन तमिल्स इंडिया में सेटल्ड ना अभी रिफ्यूजी कैंप्स में, उनको ऑब्जर्व भी करते रहते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो एनआरसी जब अपडेट हुआ था ना, कहाँ पे? असम में, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है, तो उसके अपडेशन के टाइम पे ये भी कहा गया था कि ये तमिलनाडु में भी एनआरसी इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको उनके घरों में डिपोर्ट किया जा सके। ठीक है ना, जहां पर ये तामिल्स रहते हैं ना, जिस एरिया में श्रीलंका में, वो एरियाज का नाम है मन्नार एंड जाफना। ठीक है, तो श्रीलंकन इकोनॉमी देखो अभी बहुत ही ज्यादा बर्बादी में चल रही है ना, तो अब वॉर कारण नहीं है, अब इकोनॉमिक क्राइसिस कारण है। इस वजह से वो लोग मजबूरन अपने घरों को छोड़ के आ रहे हैं, और बहुत सारे जो श्रीलंकन तामिल्स हैं या फिर जो तामिल्स है वहां पे, वो ये नजरें गड़ा के बैठे हैं कि ये जो 16 जने अभी पहुंचे हैं ना यहाँ पे इंडिया में, बोलो उनको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है। अगर सही ट्रीटमेंट मिला तो वो लोग भी वहां से निकल जाएंगे। ये हाल है अभी श्रीलंका के। आगे चलते हैं। अब हम आ गए फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे पहली न्यूज़ तो ये है कि चाइना के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है वेंगी, वो इंडिया में आए हुए हैं मीटिंग करने के लिए। जयशंकर से भी मिलेंगे, हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है उनसे भी, और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनसे भी। अब देखने वाली बात है कि 2 साल के लगभग बीतने वाले हैं जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ है, तो ऐसे में एक तो क्या बातचीत होगी, दूसरा ये कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुद्दों को इसने मतलब ये वेंगी ने उठाया है, तो उसको लेकर के इंडिया ने अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन भी रेज किए हैं, तो उसको लेकर भी क्या बातचीत होती है। इसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने एक रेजोल्यूशन इनिशिएट किया, और वो रेजोल्यूशन था कि यूक्रेन ने जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं, यूक्रेन को क्रिटिसाइज करने के लिए। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है 15 मेंबर्स हैं, उनमें से 5 तो हैं परमानेंट, 10 हैं नॉन परमानेंट। तो ऐसे में कोई भी रेजोल्यूशन अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो इंट्रोडक्शन से पहले आपको कम से कम 9 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तब जाकर के वो रेजोल्यूशन एंटर हो पाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो रशिया ने जैसे ही रेजोल्यूशन शुरू किया ना, उस रेजोल्यूशन को 9 जनों का सपोर्ट नहीं मिला, तो ऐसे में रेजोल्यूशन वहीं की वहीं खत्म हो गया। पर इंडिया का क्या स्टैंड था वो देखने वाली बात है। इंडिया ने इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को लाने की जब बात की तो एब्सटेन कर दिया,
मना कर दिया, बोला हम इसमें वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो ये क्या शो करता है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा रशिया पे सैंक्शंस लगाने के लिए या रशिया की निंदा करने के लिए जो रेजोल्यूशन लाया गया था, उस टाइम पर भी इंडिया ने एब्सटेन किया था, और अब भी रशिया ने जब रेजोल्यूशन लाने की बात की तो भी इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। इसका मतलब हमारा स्टैंड क्या है? न्यूट्रल स्टैंड है। ना तो हम रशिया के फेवर में हैं और ना ही मतलब हम ना तो रशिया के फेवर में है कि हाँ रशिया ने जो कुछ भी किया बहुत बढ़िया किया है, बिल्कुल नहीं। हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देते हैं, हम पीस चाहते हैं, हम डायलॉग बेसिस पे ये इशू है उसको सॉर्ट आउट होते हुए देखना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ रशिया को भी हम बिल्कुल इस तरीके से डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं कि जो रशिया पे ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस लगाए जाएं, बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाए, ये भी इंडिया नहीं चाहता। इंडिया का स्टैंड है न्यूट्रल, पीस चाहता है इंडिया, कहीं पर भी कोई टेंशंस नहीं चाहता। ठीक है, इसके आगे अगर हम नज़र डालें तो पेज नंबर 8 पे जो पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, तो राज्यसभा को एड्रेस करते हुए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने ये जवाब दिया कि जी हमारी जो यूक्रेन और रशिया में जो क्राइसिस है ना, इसको डील करने की 6 पॉइंट स्ट्रेटेजी है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, 6 प्रिंसिपल्स पे आधारित। देखो इसमें पहला प्रिंसिपल तो ये बताया जा रहा है कि हम इमीडिएट इस युद्ध को रुकता हुआ देखना चाहते हैं, हॉस्टिलिटीज़ रुकनी चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, अल्टीमेटली हम शांति चाहते हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल जो कि इंडिया ने अपना रखा है, जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, वो ये कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ही सबसे बढ़िया एक सॉल्यूशन है, जिसमें जो डिप्लोमेट्स ऑफिशियल्स हैं वो एंगेज करें, बातचीत करें, लड़ाई कोई सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा जो प्रिंसिपल है जिस पे इंडिया टिका हुआ है वो ये कि हम ग्लोबल ऑर्डर को रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो भी कैसा? जहां पर इंटरनेशनल लॉज को फॉलो किया जाए, यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया जाए। तो ये हमारा तीसरा सिद्धांत है। मतलब ये कि रशिया ने जिस तरीके से अटैक किया है, बोलो वो ठीक बात नहीं है, हम इसको फेवर नहीं करते हैं। चौथा जो इंडिया का स्टैंड है वो कि हम ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस आ रहे हैं बोला है, उसमें हम पूरी उसको असेस कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में कहाँ कहाँ पर कितना नुकसान हो रहा है। पांचवा जो हमारा प्रिंसिपल है ये कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी हम पहुंचा रहे हैं। अभी तक 90 टन के लगभग हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी है, जिसमें फूड आइटम्स भी हैं तो मेडिसिन भी हैं। और छठा प्रिंसिपल क्या है कि हम दोनों लीडरशिप से लगातार एंगेज कर रहे हैं, रशियन फेडरेशन में व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन में जेलेंस्की, बोले इन सब के साथ, इन दोनों के साथ में हमारी एंगेजमेंट लगातार है। और इसी तरीके से इंडिया जो है वो एक ही चीज़ कहता है कि भाई हमें तो पीस चाहिए है, हमें पोलैरिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ये ही बोले हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। और इसी वजह से हमने ये 6 प्रोन्स्ड स्ट्रेटजी अपना रखी है, 6 सिद्धांतों वाली बात हम करते हैं। फिर बात आई कॉड को लेकर के कि बोला इंडिया का स्टैंड शेकी बताया जो बाइडन ने अभी रिसेंट स्टेटमेंट में कि इंडिया जो है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, कंफ्यूज्ड है। तो हमारी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया, अभी जयशंकर जी ने ये कहा कि भाई युद्ध जो है रशिया यूक्रेन क्राइसिस, उसमें हमारा और यूएस का जो ट्रेड रिलेशन है उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो एक सेपरेट चीज़ है। क्रूड ऑयल की बात करें तो इंडिया के केस में हम क्रूड ऑयल वेस्ट एशिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जिसमें इराक से हमारा जितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है उसका 23% आता है, सऊदी अरब से 18% आता है, और यूएई से 11% आता है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए यहाँ पर जवाब दिया गया हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा। आगे चलते हैं। फिर हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे एक न्यूज़ तो ये है कि अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड के द्वारा अभी रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें इंडिया की प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ 2022 की कितनी बताई जा रही है? 2% से डाउनग्रेड करते हुए केवल 4.6% तक बता दी है। ठीक है, तो ऐसे में ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बताई जा रही है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में अंकटाड के द्वारा। दूसरा, जो अभी फीफा वर्ल्ड कप होगा ना 2022 का, कतर दोहा में ऑर्गेनाइज होगा, तो वो कतर की कैपिटल है, ये मेन सिटी है, ठीक है, वहाँ पे। तो कतर 2022 फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर जो है वो बायजूस है। ओके, तो ये एक न्यूज़ कहीं काम में आ सकती है हमारे लिए। बाकी आज इतनी इकोनॉमी पेज पे इतनी डिटेल से डिस्कस करने के लिए कोई न्यूज़ नहीं है, तो आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे देखें तो नेटो कंट्रीज़ की कल मीटिंग हुई ब्रसेल्स, मतलब
जहाँ पे नेटो का ऑफिस है, ब्रसल्स मतलब बेल्जियम की कैपिटल, वहाँ पे, और ये यूक्रेन को सहायता पहुँचाने की बात की है। यूएसए ने शपथ ली है कि हम 1 लाख यूक्रेन से जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं, 1 लाख रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करेंगे। तीसरी जो पॉइंट ये है कि G20 से रशिया को एक्सपेल करने के लिए जो बाइडेन ने अपनी तरफ से मुहिम छेड़ दी है। बाकी देखो, अभी G20 में चाइना भी एक मेंबर है, बट चाइना ने ये कह दिया कि भाई मेंबरशिप ख़त्म नहीं होगी रशिया की, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ बोल दी गई है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो ये मेन पॉइंट थे। और बाकी अभी आप देख सकते हो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है BA.2। अभी तक जितने भी ग्लोबल केसेस आ रहे हैं ना, उसमें ज़्यादातर इसी के इन्फेक्शन के केसेस निकल के आ रहे हैं, BA.2। इसके अलावा रशियन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कबलेव और दूसरी तरफ चाइना के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर वेंग यी दोनों तालिबान के लीडर्स के साथ लगातार एंगेज कर रहे हैं। ठीक है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो सेगमेंट है उसको अभी अफगानिस्तान में भी एक्सटेंड करने की बात कही है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने। तो ये एक पॉइंट हो गया। बस बाकी मेन जो चीज़ें थी वो हमने देख ली है, और कोई डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट था नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।